हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब ठीक होंगे। आज हम करने लगे हैं सिल्क थेरेपी। ये क्लाइंट हमारे पास आज 2 साल के बाद आए हैं। हमने 2 साल पहले इनकी स्मूथनिंग की थी, तो आज हम इनकी करने लगे हैं सिल्क थेरेपी। तो सबसे पहले हमने क्लाइंट्स की इलास्टिसिटी चेक। इलास्टिसिटी चेक करने के बाद हमने किया वॉश करने के बाद हमने किया ड्राई करने के बाद हम करेंगे क्रीम की एप्लीकेशन। क्रीम हमने ली, रेसिस्टेंट क्रीम ली हमने। और मैं इलास्टिसिटी आपको एक्सप्लेन कर दूं क्योंकि अभी हमारे पास टाइम है, एप्लीकेशन में टाइम लगेगा। इलास्टिसिटी जो हम चेक करते हैं, आप लोगों के क्वेश्चन आते रहते हैं कि नॉर्मल क्रीम कब लेते हैं और रेसिस्टेंट क्रीम कब लेते हैं, 0 नंबर या 1 नंबर कब लेते हैं। तो वो मैं आपको बता दूं, वो हमें अकॉर्डिंग टू इलास्टिसिटी लेना होता है, ना कि हेयर कर्ली देख के या स्ट्रेट देख के। ऐसा देख के हमें क्रीम सेलेक्ट नहीं करनी होती। हमने इलास्टिसिटी चेक करने का प्रोसेस क्या है, हमने बालों को खींचना है, एक बाल को लेना है और उसको खींचना है। अगर हमने बाल को, जो हमारा ड्राई हेयर है, उसको हम खींच सकते हैं 15% तक। तो जब आप बालों को खींचोगे और उसको वापस आप छोड़ोगे, अगर वो अपनी जगह पे वापस आ रहा है जिस जगह से वो खींचना स्टार्ट हुआ था, तो वो रेसिस्टेंट इलास्टिसिटी होता है। उसमें आपने लेनी है स्ट्रॉन्ग वाली क्रीम, यानी कि रेसिस्टेंट क्रीम लेनी है। अगर हमने बालों को खींचा और वो आधा वापस आए, तो हमने उसमें हमेशा नॉर्मल इलास्टिसिटी वाली नॉर्मल क्रीम लेनी है। तो ये हुआ हमारा क्रीम सिलेक्शन। एक सेंसिटाइज क्रीम भी आती है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटाइज हेयर के लिए। अगर किसी के पहले से स्मूथनिंग हेयर हो या हाईलाइट्स हेयर हो, उस कंडीशन में भी आप, अगर पहले से केमिकल ट्रीटेड हेयर हो, उसमें भी आप नॉर्मल ले सकते हो। और ले आप रेसिस्टेंट भी ले सकते हो। जब आपका एक्सपीरियंस बढ़ जाता है तो आप फिर आप रेसिस्टेंट से ही करने लगते हो सारी। कोई भी क्रीम हो, आप कोई कैसे भी टाइप के हेयर हो, आप रेसिस्टेंट ले लेते हो। उसमें आपको पता होता है कि इसमें इतनी जल्दी हमारे बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। जैसे कि आज मैं लाइव हुआ था, तो उसमें जो हमने हमने स्मूथनिंग की थी, उसमें हमारे क्लाइंट्स के साथ एप्लीकेशन करते ही उनके बॉन्ड ब्रेक हो गए थे। अगर हम उनमें नॉर्मल क्रीम यूज़ करते तो हमें कम से कम 20 से 25 मिनट क्रीम को रखना होता उनके हेयर के अकॉर्डिंग। बट जो हमारी आज कंडीशन थी, वो उसमें हमारे एप्लीकेशन करते ही साथ के साथ बॉन्ड ब्रेक हो गए, तो हमने साथ के साथ ही वॉश कर दिया था। तो ये तो हो गई आपकी इलास्टिसिटी की, जो है हमारी नॉलेज। इसकी मैं ट्राइकोलॉजी की पर्टिकुलरली मैं उसकी लाइव में आगे आपको प्रॉपर ट्राइकोलॉजी भी कराऊंगा। और आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। उससे हमें ये होता है कमेंट से कि हमें मोटिवेशन मिलता है हमें और वीडियो बनाने का। और आप बताएं आप कौन हमारे साथ कहाँ कहाँ से हमारे पेज पर जुड़े हुए हैं। और हमारा इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे भी आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज फॉलो करें, कट्स पॉइंट के नाम से ही है वो भी हमारा। तो हमने ये सेक्शन बाय सेक्शन नेप एरिया से हमने हमेशा क्रीम की एप्लीकेशन को स्टार्ट करना है। और हमने क्रीम की एप्लीकेशन को बहुत अच्छे से उसको अप्लाई करना है कि हमारा जो हेयर है, वो हमारा कोई भी हेयर बचे ना जिस पे हमारी क्रीम ना लगे, और स्कैल्प रूट्स के पास हमारी क्रीम टच नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारा क्रीम एप्लीकेशन का प्रोसेस है। और जब हमारी क्रीम पूरी डन हो जाए, आपने हमेशा टाइमिंग नोट करनी है क्लाइंट्स की। वो आपको एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपको पता लग जाता है कि कितने मिनट में हमारे उसकी बॉन्ड ब्रेक होंगे। अब मुझे मेरे क्लाइंट्स के हेयर के अकॉर्डिंग पता है कि वो हमारे 25 मिनट्स में हमारे उसके बॉन्ड ब्रेक हो जाएंगे। तो और हुए भी हमारे 25 मिनट्स के बाद ही बॉन्ड ब्रेक हो गए थे। बॉन्ड ब्रेक की जो चेक करने की जो टेक्निक है, वो आप खींच कर बालों को देखना है। आपने एक बाल लेना है, उसको अच्छे से खींचना है। और जब आफ्टर कैम, मैंने जैसे कि बताया, मैंने ड्राई हेयर हमारा 15% खींच होता है, तो हमारा जो आफ्टर केमिकल हेयर होता है वो हमारा 65% तक खींच हो सकता है, उसके बाद वो टूट जाएगा। तो जब आप उसको खींचोगे और जब वो वापस उसको छोड़ते हैं, तो उसमें स्प्रिंग टाइट कर्ल्स पड़ना चाहिए। अगर वो स्प्रिंग टाइप हमारा हेयर हो रहा है तो समझो हमारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। या फिर आपने थोड़े से बाल लेके नोट मार के देखना है। अगर नोट आपकी स्लिप हो रही है तो आपके बॉन्ड ब्रेक नहीं हुए। अगर नोट आपकी वहीं पर स्टे कर रही है तो समझिए आपके बॉन्ड ब्रेक हो गए। एक लोग ये भी बताते हैं कि टेक्निक्स कि आप कॉम्ब प्रेस करके देखिए, अगर आपकी कॉम्ब अच्छे से प्रेस हो रही है, बिल्कुल इजीली आपकी कॉम्ब अच्छे से प्रेस हो रही है, तो बॉन्ड ब्रेक हो गए। बट उस टेक्निक को मैं कंफर्ट नहीं हूँ, ना मैं उसको अच्छी मानता हूँ। या फिर एक टेक्निक उसकी ये भी है कि अपने हेयर के टेल कॉम्ब के ऊपर हेयर को 5-6 हेयर को लेना है और उसको अच्छे से उसके ऊपर उसको अपने
रैप कर देना है और रैप करने के बाद उसको थोड़ी देर के लिए प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद आपने उसको छोड़ना है। अगर एस टाइप कर्ल्स बन रहा है तो हमारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। तो अभी हम अब देखना हम इन हेयर को हमने सिल्क थेरेपी में हमने क्या करना है, हमने हेयर को फॉइल से रैप करना है। एप्लीकेशन के बाद हमने फॉइल को रैप करने के बाद अभी आप देखना हम फॉइल पेपर से हम उसको रैप करेंगे, या जो लेमिनेट जो हेयर रैपिंग का जो पेपर आता है प्लेन लेमिनेशन टाइप, उससे भी आप रैप कर सकते हो। तो अभी हम इसको फॉइल से हम करेंगे रैप हेयर को। ये हमने फॉइल से देखो हमने किया रैप। 25 मिनट्स के बाद हमने उसको खोला, हमने चेक किया हमारे बॉन्ड ब्रेक हो चुके थे और फिर हमने उसको क्लाइंट को किया वॉश। अभी आप हमारी बॉन्ड की जो हमारी बॉन्ड चेक करने की जो हमारी टेक्निक है वो आप देखिएगा, आपको प्रॉपरली उसमें अंडरस्टैंड हो जाएगा। अभी जस्ट हम वो चेक करने लगे हैं बॉन्ड। देखो जैसे हमने ये हेयर को खींचा, हेयर खींचने के बाद ये देखिए हमारा स्प्रिंग टाइप कर्ल्स बनने लगा है ना। जब ये ऐसा कर्ल्स बनने लगे तो हमारे बॉन्ड ब्रेक हो गए। आपने ये एक जगह से नहीं, आपने चारों साइड से चेक करना है ना। साइड दोनों साइड से, दोनों बैक साइड से, आपने मिडल लेंथ से, रूट से, अपने एंड से, चारों पांचों साइड से आपने इसको चेक करना है। तो हमने ये बॉन्ड ब्रेक होने के बाद हमने किया क्लाइंट का सिंपल पानी से वॉश। वॉश करने के बाद हमने लगाया मास्क। मास्क की जो टाइमिंग है वो 5 to 10 मिनट्स की मास्क की हम टाइमिंग है, हमने उसको छोड़ देना है। ये हम मास्क की एप्लीकेशन कर रहे हैं और 5 to 10 मिनट्स के बाद हमने उसको भी वॉश कर देना है। वॉश करने के बाद करना है हमने टावल ड्राई। टावल ड्राई करने के बाद हमने करना है सीरम अप्लाई। 3 to 4 ड्रॉप्स हमने सीरम के अप्लाई करने के बाद अपने हेयर को करना है 100% ड्राई। 100% ड्राई करने के बाद आप उसको स्ट्रेट ड्रायर भी कर सकते हो और आप 100% ड्राई भी उसको छोड़ सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अपने स्ट्रेट ड्रायर करनी है। वैसे स्ट्रेट ड्रायर करना बेटर होता है क्योंकि उसमें हमारे हेयर 100% ड्राई हो जाते हैं, उसमें हमें कहीं से भी हेयर हमारा वेट नहीं रहता। और 100% ड्राई करने के बाद आपने करनी है प्रेसिंग। हमने इस क्लाइंट्स के अकॉर्डिंग हमने टेम्परेचर रखा अपनी प्रेसिंग का 200 टेम्परेचर हमने रखा। तो 200 पे हमने प्रेसिंग की सेक्शन बाय सेक्शन। इसमें हमने बहुत ही पतले सेक्शन लेके करना है और हमेशा हमने क्लाइंट्स के जो रूट्स हैं प्रेसिंग के वो हमने 90 डिग्री पे कवर करना है। कई लोग बोलते हैं 130 पे करना है, कई लोग बोलते हैं उस पे, बट मेरे अकॉर्डिंग जो सही टेक्निक है वो 90 डिग्री पे। जिके आप जब सेक्शन लो, आपको सेक्शन ऊपर वाला साइड का जो आपका सेक्शन निकाला आपको वो भी क्लियर शो हो और जो नीचे वाला सेक्शन है वो भी आपको लाइन बिल्कुल क्लियर शो हो। उस जगह पे आपने क्लाइंट के रूट्स को कवर करना है और फिर जो आपकी मिडल और लेंथ है आपने उसको कवर करना है। और एंड्स पे आपने हमेशा प्रेसिंग को थोड़ा सा स्लो चलाना है। बस ये प्रेसिंग की हमारी वो है। प्रेसिंग में कभी भी लाइन क्रिएट नहीं होनी चाहिए। आप लोगों ने सुना होगा कि लोग बोलते हैं रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग या किसी और केमिकल के बाद हेयर फॉल होने लगता है। सबसे मेन रीज़न हेयर फॉल का जो मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग है वो यही होता है कि प्रेसिंग का सही तरीके से ना करना, ख़ास तौर पे रूट्स के पास। अगर रूट्स के पास लाइनिंग क्रिएट हो रही है तो समझिए वहाँ से आपका हेयर ब्रेक होकर ही रहेगा, वहाँ से आपका हेयर ब्रेकेज हो जाएगा। तो ये ज़्यादातर जो मैंने देखा हमारे पास क्लाइंट्स आते हैं उनकी जो कंप्लेंट्स होती है कि मैंने उस जगह से मैंने पार्लर से करवाया था, वहाँ से मेरे हेयर फॉल बहुत हुआ, बीच से मेरे हेयर ब्रेकेज हुए। तो उसका यही सलूशन है कि आप प्रेसिंग को 90 डिग्री पे उसके रूट्स कवर करें और बहुत अच्छे से आप प्रेसिंग को करें जिससे कि लाइन क्रिएट ना हो। ये उसकी टेक्निक्स है उससे बचने के लिए। अगर फिर भी किसी क्लाइंट का हेयर ब्रेकेज हो रहा है तो उसके लिए सॉल्यूशन जो है वो लोरियल का इनफोर्स विक्टर का शैम्पू और इनफोर्स विक्टर का ही मास्क आता है, वो आपने क्लाइंट को सजेस्ट करना है। अगर किसी क्लाइंट्स के रूट से हेयर निकल रहे हैं, रूट से उसका हेयर फॉल हो रहा है, फिर आप उसको इनफोर्स की जगह पे आप उसको डेंसिटी एडवांस शैम्पू सजेस्ट कर सकते हो। मास्क आपने इनफोर्स विक्टर का ही उसको सजेस्ट करना है। बस ये चीज़ आप ध्यान रखना। और अगर इसके बावजूद भी आपका कोई डाउट है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में छोड़िएगा, हम आपका उसको ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे। उसका जो आपका डाउट था वो हम ज़रूर क्लियर करेंगे। तो प्रेसिंग अच्छे से करने के बाद हमने इसको लगाना है हमने न्यूट्रलाइज़र। न्यूट्रलाइज़र लगाने के लिए हमने सेक्शन बाय सेक्शन हमने लगाना है। न्यूट्रलाइज़र नेपियर से स्टार्ट करना है और न्यूट्रलाइज़र की एग्जैक्ट टाइमिंग होती है, ना कम ना ज़्यादा
10 मिनट हमने न्यूट्रलाइज़र को लगाना है। उसका 10 मिनट में प्रोसेस पूरा हो जाता है, क्योंकि उस न्यूट्रलाइज़र क्या करता है, जो हमारे बॉन्ड हमारे ब्रेक हुए थे, वो उसको दोबारा से हेयर में दोबारा से बॉन्ड को डालता है। उसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड नाम का एक एसिड होता है, जो हमारे बॉन्ड को दोबारा से रिफ़िल करता है। क्योंकि इसमें हम जो रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, सिल्क थेरेपी या कोई भी हम केमिकल जो जिसमें हेयर स्ट्रेट हो, उसमें हम क्या करते हैं, उसमें जो हमारे तीनों बॉन्ड्स हैं, सल्फ़र साल्ट और हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड, उसमें हम तीनों बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं। तो वो उसके बाद ही वो हमारा होता है। ये भी एक जैसे एक तरह का ऑपरेशन होता है। जैसे किसी की अगर कोई हड्डी टूट जाए, हड्डी टूटने के बाद उसका ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन करने के बाद हड्डी उसकी इक्वल सेट करते हैं और बाद में इसको प्लास्टर करते हैं। वैसे ही हमारा समझो ये रिबॉन्डिंग, स्मूथनिंग, फिजियोथेरेपी थेरेपी का प्रोसेस होता है कि जो फर्स्ट क्रीम है, फर्स्ट क्रीम से उसकी हड्डी हम तोड़ते हैं। प्रेसिंग से उसकी हम हड्डी को ऑपरेशन करके सेट करते हैं। आप उसको जितनी अच्छे से प्रेसिंग करोगे, उतना स्ट्रेट और उतना शाइनिंग आपका हेयर आएगा। न्यूट्रलाइज़र उसको वहीं पर फिक्स करता है, जो हमारे बोन ब्रेक हुए थे। फिर जो हड्डी हमने ऑपरेशन करके जोड़ी है, उसको वहीं पर फिक्स करना है, वो हमारा न्यूट्रलाइज़र का काम होता है। तो वो उसकी टाइमिंग सिर्फ 10 मिनट की होती है। तो ये हमने दूसरे साइड से हमने उसका प्रेसिंग करनी स्टार्ट की। ये करने के बाद हम करेंगे उसको न्यूट्रलाइज़र, आप देखना। प्रेसिंग के बाद और न्यूट्रलाइज़र के बाद हमने उसको वॉश करना है सिंपल पानी से। हमेशा इमल्सिफिकेशन करते हुए हमने उसको वॉश करना है, क्योंकि उसके अंदर भी हमारे कंडीशनिंग जो साल्ट होते हैं, वो होते हैं कंडीशनिंग के। तो इसलिए हमेशा न्यूट्रलाइज़र और फर्स्ट क्रीम को आपने वॉश करते हुए, उसको इमल्सिफिकेशन करते हुए वॉश करना है। तो मैंने फ्रंट के सेक्शन की मैंने वीडियो नहीं बनाई आयरनिंग की, क्योंकि वीडियो हमारी ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है। तो आप हमारी वीडियो में रिज़ल्ट देखने के लिए एंड तक हमारी वीडियो में बने रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट्स करें, लाइक करें। हमें आपकी सपोर्ट्स की बहुत नीड है और हमें मोटिवेशन मिलता है न्यू न्यू वीडियो क्रिएट करने का। और एक मैं जल्दी ही कल या परसों में एक वीडियो अपलोड करूँगा मल्टी मिक्स हेयर कट की। अब वो उसकी बहुत ही ईज़ी और बहुत ही अच्छी उसकी टेक्निक है और बहुत जल्दी में वो हमारा हेयर कट हो जाता है। तो ये हमने किया न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन। न्यूट्रलाइज़र अगर आपका रूट्स पे लगता है तो उसका कोई इतना ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं होता, उसको आप लगा सकते हो रूट्स के ऊपर भी। तो और एक और मैं आप लोगों से पहले सॉरी बोल देता हूँ कि फर्स्ट क्रीम में मैंने ग्लव्स वियर नहीं किए थे, उसके लिए मैं सॉरी। आप लोगों ने हमेशा ग्लव्स वियर करके ही उसको आपने अप्लाई करना है। तो ये हमारे न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन हो रही है अभी। न्यूट्रलाइज़र की एप्लीकेशन के बाद वही हमने 10 मिनट के बाद वॉश करना है। वॉश करने के बाद हमने दोबारा से फिर मास्क लगाना है। मास्क की टाइमिंग वही रहेगी 5 टू 10 मिनट्स। और फिर हमने उसको सिंपल पानी से मास्क को 5 से 10 मिनट के बाद हमने फिर से उसको वॉश करना है। और वॉश करने के बाद हमने फिर से सीरम को अप्लाई करना है। 3 टू 4 ड्रॉप सीरम अप्लाई करना है। सीरम अप्लाई के बाद आपने हेयर को करना है 100% ड्राई, या फिर आप स्ट्रेट ड्रायर भी कर सकते हो। प्रेसिंग करने की हमें नीड नहीं होती। कई हमें क्लाइंट्स बोलते हैं कि दोबारा भी प्रेसिंग करनी होती है। मैंने वहाँ उस पार्लर से करवाया था, उन्होंने दोबारा भी प्रेसिंग करी थी एंड में, बट ऐसा कुछ नहीं होता। और ये रहा हमारा फाइनल रिज़ल्ट। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करें और कमेंट बॉक्स में बताएं आपको हमारा रिज़ल्ट कैसा लगा। थैंक यू वेरी